Okay, industrial sector, page 265. See, which of the following statements is true about sugar industry in India? देखिए, शुगर इंडस्ट्री से अक्सर आपको पूछा जाता है बीपीएससी में, ठीक है, क्योंकि एक तो ये इम्पोर्टेंट आपका बिहार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, और इवन अगर इंडियन इकॉनमी या इन जनरल भी देखा जाए तो शुगर जो है बेसिक गुड्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए शुगर के बारे में हमेशा आपको इम्पोर्टेंस देना है, ध्यान रखना है। तो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया? ए, उत्तर प्रदेश इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। तो शुगर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है, ये महाराष्ट्र के बाद शुगर पर उत्तर प्रदेश सेकेंड पोजीशन में आता है। फर्स्ट प्लेस में महाराष्ट्र का है और बहुत लंबे समय से शुगर में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। इसका कारण एक ये भी है कि शुगर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा एरिया में होता है, ग्रो होता है, लेकिन जो महाराष्ट्र का शुगर केन का शुगर कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। वहाँ का शुगर केन में शुगर ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ की सॉइल जो है ब्लैक सॉइल, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। काली मिट्टी में जब उगाते हैं हम शुगर केन तो वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादा एरिया में शुगर केन ग्रो होता है, उसके बावजूद इसका शुगर परसेंटेज कम होता है। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश जो है सेकेंड पोजीशन पर है शुगर के प्रोडक्शन में। बी है, इट इज़ अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री। ये आपको कल ही समझाया था कि शुगर केन में क्या होता है, वेट लूज होता है बहुत ज़्यादा। देखिए, आप कहेंगे कि सर ये वेट लूजिंग वेट गेनिंग क्यों हम इस तरह से क्लासीफाई करते हैं? इस तरह से क्लासीफाई करने का कारण ये होता है कि जब ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं थ्योरी कि इंडस्ट्री को कहाँ सेटअप किया जाए, कहाँ लगाया जाए, इसको हम पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज टॉपिक, कि इंडस्ट्री को कहाँ लगाया जाए। कोई भी जब आदमी या कोई गवर्नमेंट या कोई बिजनेसमैन लगाता है तो वो सोचता है कई बातों को कि कहाँ इंडस्ट्री लगाना मुझे फ़ायदेमंद होगा। तो जो सबसे पहले शुरुआत जब ये इकोनॉमी की चल रही थी तो आदमी का सबसे मेजर कंसर्न जो होता था वो होता था रॉ मटेरियल को लेके, कहाँ से उसे रॉ मटेरियल मिलना है। तो वो जनरली कोशिश करता था कि जो भी फैक्ट्री है या जो भी कुछ है उसको वो रॉ मटेरियल के पास ही लगा दे ताकि उसे रॉ मटेरियल लाना ले जाना नहीं पड़े। तो इसीलिए जो है वो जहाँ भी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल होते थे, बहुत आवाज़ आ रही है, तो नहीं कुछ मूवमेंट का आवाज़ कुछ, अच्छा नहीं फ़ैन नहीं, अच्छा चलिए ठीक, अभी ठीक है, अभी नहीं आ रहा है। एनीवे, सो ये जो इंडस्ट्री लगाया जाता था म्यूट कर दीजिए इसे, कुछ आवाज़ आ रही है, खटपट जैसा आवाज़ आ रहा है कुछ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब शुरुआत हुई इकोनॉमी की तो सबसे बड़ा कंसर्न जो होता था किसी बिजनेसमैन, किसी प्रोड्यूसर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रॉ मटेरियल को मूव करना। उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी होता है क्योंकि रॉ मटेरियल भारी होते थे। तो सबसे पहले कोशिश किया जाता था कि इंडस्ट्री या जो भी प्लांट है, मतलब प्लांट कहते हैं, फैक्ट्री को भी कहते हैं प्लांट है, उसको किसी तरह का, मतलब प्रोसेसिंग प्लांट है जो भी है, उसको रॉ मटेरियल के सोर्स के पास ही लगाया जाए ताकि भारी चीज़ों को अननेसेसरी हमें मूव नहीं करना पड़े ज़्यादा दूर, क्योंकि मूव करने में कॉस्ट आता था ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे माइनिंग है, तो माइनिंग में अब उतना सारा निकाल के दूर तक ले जाना भारी और को, पत्थरों को, तो जैसे पत्थर तोड़ने का काम होता है, कोयला तोड़ने का काम होता है, ये सब वहीं पर प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिया जाता है जहाँ से उसकी खुदाई होती है।
उसी तरह जो जैसे राइस मिल्स हैं, तो वो राइस के जहाँ फील्ड्स, जहाँ खेत होते हैं, उन्हीं के आसपास होता है, ताकि धान को, चावल को बहुत दूर तक ले नहीं जाना पड़े। पहले मेजर कंसर्न होता था ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि हैवी रॉ मटेरियल को, कच्चा माल जो भारी होता था, उसको दूर तक ले जाने में खर्च काफ़ी पड़ता था। तो लोकेशन में इंडस्ट्री के सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता था सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो इस कारण से ये कंसर्न देखा जाता था कि ये जो इंडस्ट्री है वो किस तरह की है, क्या वो वेट लूजिंग है। जैसे शुगर केन आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है, वेट बहुत ज़्यादा लूज होता है रॉ मटेरियल से। तो अगर आप रॉ मटेरियल को बहुत दूर ले जाएंगे तो उसमें क्या है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अननेसेसरी उतना वेट को आप कैरी करके ले जाएंगे। मैंने आपको उस दिन बताया कि आप 5 kg शुगर केन से मात्र 100 ग्राम शुगर आपको मिलेगा। 5 kg को 500 kg कर दीजिए, या मान लीजिए 50 kg है तो उससे 1 किलोग्राम शुगर मिल रहा है। 50:1 का रेशियो, 50:1, यानी कि अगर आप 1 टन शुगर केन को ले जा रहे हैं तो उससे मात्र आपको 20 किलो शुगर मिल रहा है। आप सोचिए कि कितना भारी पड़ रहा है। 1 टन आप शुगर केन ले जाएंगे तो उससे आपको 20 किलो शुगर खाली मिलेगा, 20 से 30 किलो। तो बहुत ज़्यादा वेट है। इसलिए अब दूसरी बात आती है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको भी तो आपको बाज़ार तक ले जाना है बेचने के लिए। फिनिश्ड प्रोडक्ट वहीं तो रहेगा नहीं, उसको भी तो यहाँ इसीलिए देखा जाता है कि कच्चा माल भारी है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट भारी है। तो अब आप देख रहे हैं कि कच्चा माल यहाँ बहुत ज़्यादा 50 टाइम्स भारी है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बहुत हल्का है, उसको आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं दूर तक, बाज़ार तक, उसमें उतना कॉस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कच्चा माल जहाँ हो रहा है वहीं पर इसका फैक्ट्री लगा दें। तो इसीलिए जो इस तरह की वेट लूजिंग इंडस्ट्री होता है वो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के पास ही सेटअप किए जाते हैं। तो जैसे स्टील इंडस्ट्री, अब स्टील इंडस्ट्री उसमें क्या इनपुट्स लगते हैं, क्या रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं? आयरन ओर बहुत भारी, कोल बहुत भारी, साथ में उसके मैंगनीज, कॉपर, कई तरह का चीज़, इस तरह का मेटल्स जो कि ये भी भारी, लाइमस्टोन, चूना पत्थर बहुत भारी। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी बल्की होती हैं, हैवी होती हैं। तो इन सब का देखा जाता है कि कितना इनके नज़दीक जो है सेटअप किया जाए, ताकि हमें रॉ मटेरियल को ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगे। हाँ, यहाँ ये है कि जो इसका फाइनल प्रोडक्ट है स्टील, वो भी भारी होता है। स्टील जो होता है वो भी भारी होता है, और यहाँ जो वेट लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे शुगर केन में आप देख रहे थे कि 50:1 हो जा रहा था, यानी 50 kg से 1 kg हो जा रहा था फिनिश प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ जो है इतना वेट लॉस नहीं, वेट लॉस यहाँ भी होता है लेकिन इतना नहीं होता है, वो थोड़ा बहुत कम होता है, क्योंकि अब आयरन ओर है, उसमें आयरन ही ज़्यादा होता है, इम्प्योरिटीज़ कम होती है, तो उसको इम्प्योरिटीज़ हटा लिया जाता है। लाइमस्टोन है तो वो उसमें इम्प्योरिटीज़ कम ही होता है, वो यूज़ होता है जितना बाकी। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा वेट लूज़ नहीं, इसमें वेट लूज़ होता है लेकिन बहुत कम। तो इसलिए इसमें हमें, क्योंकि फिर ले जाना है बाज़ार तक, उसमें भी कॉस्ट पड़ना है। स्टील को इतना भारी होता है, आप ले जाएंगे मार्केट तक सेल करने के लिए, क्योंकि फैक्ट्री में तो लोग आएंगे नहीं लेने सब, तो वो भी अगेन कॉस्टली है। तो इसलिए इसके केस में हम ये देखते हैं, स्टील के केस में, कि ऐसा लोकेशन हो जहाँ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल भी नज़दीक हो और मार्केट भी हमारा
या जहाँ से हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, जैसे रेलवे स्टेशन या पोर्ट्स, वो नज़दीक। यहाँ बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल के नज़दीक नहीं रखा जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल के नज़दीक आप चले जाएंगे तो मार्केट से बहुत दूर हो जाएंगे, तो फिर मार्केट तक ले जाने का उतना ही कॉस्ट पड़ेगा आपको। तो ये पहले ये चीज़ें बहुत मैटर करती थी, रॉ मटेरियल का वेट, फिनिश्ड गुड्स का वेट, क्योंकि इसी पर प्रॉफिट होता है बिजनेसमैन का। तो इसको हम पढ़ते थे ज्योग्राफी में, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में शुरुआत में जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होता था, देखिए पहले क्या है, पेट्रोल वगैरह का कीमत बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए कि पेट्रोल अवेलेबल इतना नहीं होता था हमारे देश में या बहुत से देशों में, या जो भी फ्यूल का सोर्स होता था इट वाज एक्सपेंसिव। तो वैसे केस में हमें फ्यूल का कॉस्ट वगैरह ध्यान रखना पड़ता था। आज उसके बाद पहले इतना ज़्यादा सड़कें भी डेवलप नहीं होती थी, तो वो सब भी देखना पड़ता था, क्योंकि लाने में ले जाने में टाइम वेस्ट होता था बहुत। जो है आज जो है हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत डेवलप हो गया है सभी जो देशों में। पेट्रोल वगैरह काफ़ी चीप अवेलेबल है, पहले की तुलना में आसानी से अवेलेबल है। तो आज ये चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती, हालांकि आज भी है, कॉस्ट तो आपको आज भी होता है। तो ये जो है फैक्टर्स मैटर करते थे इंडस्ट्री के लोकेशन में। और जहाँ प्राइवेट सेटअप कर रहे हैं बिजनेस, जो कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही सेटअप किया जाता है, तो वहाँ तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखी जाती हैं। हाँ, गवर्नमेंट सेटअप करती हैं तो गवर्नमेंट के केस में है कि गवर्नमेंट फ़ायदा नुकसान नहीं देखती है, हालांकि फ़ायदा तो होना चाहिए, घाटा में तो करेगी तो सरकार का भी फिर तो पैसा डूबेगा, लेकिन वहाँ उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि उनका डेवलपमेंट होता है फोकस, कि हमें डेवलपमेंट करना है। उसके लिए वो कम प्रॉफिट पर भी काम करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर, जैसे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज जो सेल वगैरह के स्टील प्लांट्स थे या इसके पावर प्लांट्स थे सब सेटअप, तो वो कॉस्ट को उतना ध्यान नहीं रखते हुए, वो डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सब ध्यान रखते हुए करते थे। तो गवर्नमेंट के केस में प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। लेकिन जनरली जो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि जो ये भी इंडस्ट्री जो है वो हम मानते हैं ओवरऑल कि प्राइवेट सेक्टर का काम है पूरे दुनिया में, तो वो उस हिसाब से प्रॉफिट को ध्यान में रख के, इस वजह से हम ये इतना ध्यान में रखते हैं कि इंडस्ट्री किस तरह की है, वेट लूजिंग है या वेट गेनिंग है। जैसे मान लीजिए बालू है, सैंड इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अगर बनानी है उसमें आपको बालू चाहिए। बालू जो है वजन बल्कि चीज़ होता है। अब बालू जो है, बालू का कोई रेट, अपना रेट नहीं होता है, बालू का अपना कोई, बालू का बस कॉस्ट क्या होता है, उसको लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है प्लस द प्रॉफिट ऑफ ट्रांसपोर्टर, वो वही चार्ज करता है। तो अब वहाँ पर ये मैटर करता है कि आप बालू कहाँ से मंगा रहे हैं। आप अपने नज़दीक का जो घाट होगा जहाँ से बालू आता है वहाँ से मंगाइएगा, आपको चीप पड़ेगा। आप बहुत दूर से मंगाइएगा बालू तो आपको उसका एक कॉस्ट बहुत पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ मेनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। तो ऐसी चीज़ें जिनका अपना वैल्यू कम होता है लेकिन उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेजर रोल प्ले करता है, तो ऐसे में डिस्टेंस, लोकेशन, ये सब बहुत मैटर करता है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि कई जगह पूछ रहा है इंडस्ट्री में कि वेट लूजिंग है, वेट गेनिंग है। जैसे पेपर इंडस्ट्री है, पेपर जो वुड पल्प से बनता है, वहाँ भी यही है, बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस हो जाता है। वुड पल्प से फाइनली पेपर जब बनता है तो बहुत कम वज़न हो जाता है, तो इसलिए हम उसको वुड के पल्प के सोर्स के पास लगाते हैं, जहाँ फॉरेस्ट हैं उनके आसपास पेपर इंडस्ट्री लगाए जाते हैं। शुगर इंडस्ट्री है, जितने भी मेटल्स के ये होते हैं, या पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, तो ये सारी चीज़ें जो है सोर्स के नज़दीक। चलिए, तो इतना आपको आइडिया दे दिया हमने यहाँ इनके बारे में। तो यहाँ देखिए शुगर केन इंडस्ट्री के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि इट इज़ अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री, ये भी करेक्ट है।
सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, महाराष्ट्र हैज़ इमर्ज्ड एज लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर इन द कंट्री। तो ये सही बात है, महाराष्ट्र तो लीडिंग है ही। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो यहाँ ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू, यानी कि मोर देन वन ऑफ दैट इज डी। तो इसका ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट शोरूम इन इंडिया ऑफ रिटेल फर्नीचर जायंट आईकी वॉज ओपनड इन विच सिटी इन 2018। करंट अफेयर से है, ठीक है। 19 में क्वेश्चन है, पूछा गया कि आईकी जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की फर्नीचर्स की, तो उसका जो फर्स्ट शोरूम इंडिया में किस शहर में खोला। तो आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में इन्होंने पहला शोरूम खोला था। तो नेक्स्ट, ये करंट से आपका करंट अफेयर से हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ भारतमाला प्रोजेक्ट। देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट कई बार पूछा गया है, और आज से 2-3 साल पहले, कोरोना के पहले, ये काफ़ी हाईलाइट में था। लेकिन अभी कोरोना के बाद ऐसा इकोनॉमी हम लोग का भी और वर्ल्ड का सब देशों का डाउन हुआ है कि हम लोग अभी इसको थोड़ा सा साइड में कर दिए हैं। नहीं तो ये बहुत चर्चा का मुद्दा। इसलिए देखिए आपसे कई बार सवाल देख रहे हैं, पूछा जा रहा है। देखिए अभी आगे भी है, पहले भी आया है, भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला प्रोजेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि ये पूरे इंडिया में आउटर इसके पर जो है रोड, रेलवेज़ और सी पोर्ट, ये सब से कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट था, ताकि पूरे इंडिया के आउटर एरिया में एक रिंग जैसा नेटवर्क बनाया जाए और उसको इंटरनल इससे लिंक कर दिया जाए अंदर की जगहों, बड़े बड़े शहरों से, ताकि रैपिड मूवमेंट गुड्स का अपने देश और देश के बाहर, इसको सी पोर्ट, एयरपोर्ट सब से जोड़ने का था, ताकि जहाँ तक रोड से, उसके बाद सी पोर्ट से जाना है तो वहाँ जहाज़ पर लोड होकर विदेश चला गया, एक्सपोर्ट हो गया। इस तरह का ये प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया गया था। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स इज़ रिलेटेड विथ भारतमाला। तो भारतमाला प्रोजेक्ट किससे जुड़ा, टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम से कोई मतलब नहीं, रेलवेज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट सेक्टर, और नन ऑफ द अबव मोर देन। तो ये बेसिकली रोड का ही प्रोजेक्ट था, रोड से सबको लिंक करना था, रोड से रेलवे स्टेशन को भी लिंक करना था, इम्पॉर्टेंट रोड से पोर्ट्स को भी लिंक करना था। तो ये बेसिकली रोड से लिंक करने की बात थी, तो इसलिए इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टारगेटेड लेंथ ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर इज। देखिए इसका टारगेट लेंथ कितना, फिर से पूछा है आपका भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में। इसका टारगेट लेंथ कितना रखा गया था, तो दैट वाज 26,000 किलोमीटर, 26,000 किलोमीटर का लेंथ इसमें रखा गया था, जिसमें कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी इसमें था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी इसी में शामिल थे। ठीक है, तो ये रोड प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है किस किस जगह को जोड़ता है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो था वो एक तरफ असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक था, बिल्कुल कोस्ट टू। इधर जो है सिलचर लगभग उधर ईस्ट में काफ़ी उधर चला जाता है, और इधर जो है आपके पूरा पोरबंदर जो है वेस्टर्न कोस्ट पर। तो इसमें सिलचर और पोरबंदर के बीच में ये था। जबकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है नॉर्थ में श्रीनगर से साउथ में कन्याकुमारी तक जाता है। फिर देखिए,
विच वन ऑफ फॉलोइंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया इज़ बीइंग डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ जापान। तो जापान के साथ कौन सा कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है? इसमें जापान सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही थी, बनाने में मदद कर रही थी, पैसा लगा रही थी। तो ये था आपका दिल्ली से मुंबई के लिए जो एक रोड का कॉरिडोर बनाया जा रहा था, यानी बढ़िया सड़क का, काफ़ी फास्ट और काफ़ी चौड़ी, ताकि उसमें जो है गुड्स व्हीकल, पर्सनल व्हीकल से सब जो है तेज़ी से मूव कर सके। दिल्ली से मुंबई, DMIC शॉर्ट में लिखते हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये जो है जापान सरकार की मदद से बनाई जा रही थी, और इसमें सरकार, वहाँ जापान सरकार पैसा भी लगा रही थी। अभी जो है उसमें देखिए बॉक्स में आपको एक और इसमें दिया है कि चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर भी जो है, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो भी जो है जापान सरकार की मदद से बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने का। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा रिलीज्ड बाय इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन, इसका वीडियो भी हम अपलोड कर दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं। इंडिया हैज़ एक्वायर्ड व्हाट पोजीशन इन वर्ल्ड इन प्रोड्यूसिंग मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन के प्रोडक्शन में इंडिया का क्या पोजीशन है वर्ल्ड में? तो दैट इज़ सेकंड पोजीशन है आफ्टर चाइना। मोबाइल का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है चाइना के बाद। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है। नंबर 8, मेक इन इंडिया ग्लोबल इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन। मेक इन इंडिया, देखिए ये करंट से क्वेश्चन है, मैंने उस समय मेक इन इंडिया स्कीम कब लॉन्च हुई थी? तो ये 25 सितंबर 2014 में लॉन्च हुई थी। तो उसी साल लॉन्च हुई है जब इनकी सरकार आई थी। फिर देखिए, द गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया एम्स एट, देखिए मेक इन इंडिया से भी लगातार सवाल हैं। मेक इन इंडिया का क्या एम है? ये 64th में पूछा गया था, 18 में। रिमूवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्लॉथ, इसका मतलब हुआ कि जो ऑफिसर लोग इतना कामकाज में ढिलाई करते हैं। स्लॉथ का मतलब होता है ए स्लो वर्किंग। स्लॉथ ऐसे एक जानवर होता है जो बहुत धीमे धीमे चलता फिरता है, तो उसी का एग्जाम्पल आदमी को कह दिया है ही स्लॉथ, मतलब वो बहुत धीमा ढीला ढाला है, धीमे धीमे काम करता है। तो रिमूवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्लॉथ, ये इसका एलिमिनेशन ऑफ रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म भी कहते हैं कि मतलब ये फैसले लेने में अधिकारी लोग जो टाइम लगाते हैं, फाइल मूव करने में टाइम लगता है, जब पता चलता है फाइल अटका हुआ है, उसको रेड टेपिज्म कहते हैं। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो ये भी सही बात है। और मेकिंग द प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव, ये भी सही बात है। तो इसमें आपका मोर देन वन ऑफ अबव आ जाएगा, ठीक है ना, मेक इन इंडिया। तो देखिए बॉक्स में बहुत बढ़िया इसमें दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे बॉक्स का इंफॉर्मेशन। हाँ, बजट से मतलब जब हाँ, देखिए मैं बता, अगर लेटेस्ट बजट में है विशेष तब तो लेटेस्ट से पूछेगा। अब अभी का विशेष कुछ है नहीं तो पहले का ही ना पूछेगा। अभी हाँ, यही सब पूछेगा जो आ चुका है, ठीक है। तो अभी अब बताए तो आपको कि जब करंट में कुछ नहीं है तो फिर पहले का ही ना पूछेगा, या तो हाँ नहीं। देखिए ये सब क्वेश्चन जिस समय पूछे जा रहे थे उस समय सरकार क्या आई थी, तो बहुत सारी स्कीम लॉन्च की, तो पूछने के लिए बहुत कुछ था करंट से ही, ये स्कीम वो स्कीम, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बहुत स्कीम इस तरह की अभी देखिए क्या हाल है, लॉन्च करके सब थक गया। अब कोई अब पैसा है नहीं, कुछ है नहीं, अब पब्लिक भी थक गया है लोग के देख के, तो नया कुछ लॉन्च किया नहीं है।
तो जब नया लॉन्च किया नहीं है तो अभी का क्या पूछेगा, तो पहले का ही पूछेगा जो होगा, नहीं तो कुछ और पूछेगा। या तो इकोनॉमी से पूछेगा, तो जो करंट है अभी भी ऐसा बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपको करंट अफेयर्स देखते रहिए, न्यूज़ वगैरह जो बोला था आपको उसको देखते रहिए, ऐप में वो फॉलो करते रहिए। अभी भी काफ़ी कुछ हो रहा है करंट अफेयर्स में, तो उससे आपको पूछा जाएगा। ये सब अभी घूम घाम रहा है, सब राष्ट्रपति मोदी सब बहुत देश जा रहा है, वहाँ कुछ डील कर रहा है, तो ये सब से करंट अफेयर्स में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। अभी ब्रुनेई गया हुआ है, अब इससे पहले द्रौपदी मुर्मू कहीं गई हुई थी, ठीक है, वो जगदीप धनखड़ जो है वाइस प्रेसिडेंट, वो भी कहीं कहीं गया हुआ। तो ये सब का, या जयशंकर जो है एक्सटर्नल मिनिस्टर, वो सब गया, तो इन सब का विजिट वगैरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। या बहुत वर्ल्ड में बहुत सारा हर जगह लड़ाई फड़ाई चल रहा है, तो उन सब का आपको पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स पर ध्यान रखना है ना। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये देखिए क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव नहीं है। मेक इन इंडिया तो इंडस्ट्री पर ही फोकस है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी इंडस्ट्री पर है। स्टार्टअप इंडिया ये भी इंडस्ट्री पर है। डिजिटल इंडिया ये इंडस्ट्री पर नहीं। डिजिटल इंडिया क्या है, ये आईटी फील्ड का है, तो इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया। ये इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव नहीं है, ये जो है इनकम, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। फिर देखिए 11th क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग एजेंसीज रिलीजेज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू मेजर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इन इंडिया। तो जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि हर सेक्टर में सर्वे होता है, इकोनॉमी के हर सेक्टर में सर्वे। कल मैंने आपको कई तरह का सेंसस बताया था, सेंसस और सर्वे एक ही बात है। तो कई तरह का मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर का भी सेंसस होता है, इंडस्ट्री का भी सेंसस होता है, फॉरेस्ट का भी सेंसस होता है, क्लाइमेट का भी सेंसस होता है, टाइगर का होता है, एलिफेंट का होता है, और भी फैमिली का, हेल्थ का होता है, कास्ट सेंसस हुआ, पॉपुलेशन सेंसस तो आप जानते ही हैं। तो इंडस्ट्री का जो सेंसस होता है उसमें इंडस्ट्री का सर्वे या सेंसस कहते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज उसको कहा जाता है। तो उसमें जो है डेटा वगैरह जो रिलीज़ किया जाता है, तो उसके आधार पर ये देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक आता है। ये बताता है कि इंडस्ट्री का ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल क्या है। ये इंडेक्स मतलब 100 है कि 120 है या 135 है, ये इस तरह से वैल्यू के टर्म्स में ये बताता है कि पहले के कंपैरिजन में अभी प्रोडक्शन ज़्यादा है कि कम है, कितना है, क्या है। तो इसका डेटा आता है। तो यही पूछा है कि ये डेटा कौन देता है, कौन प्रिपेयर करता है। नेशनल सैंपल सर्वे NSSO, रिजर्व बैंक, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या नन। तो इसमें जो है ये सब कोई नहीं देता है। जो नया मैंने आपको बताया, ठीक है, पहले जो है ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO ही देता था, ठीक है, लेकिन अब जो है इसका चेंज हो गया। मैंने कल बताया था आपको कि अब CSO का चेंज करके नाम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस था वो अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO नाम हो गया है। तो अब इसको आंसर आप अगर पूछेगा तो NSO करेंगे, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। उस समय का जो था ये क्वेश्चन, उस समय के हिसाब से इसका आंसर CSO हो जाता, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है 2021 इन 19 से ही चेंज हुआ है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर मीडियम एंटरप्राइजेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज पर MSME एक्ट 2006। तो मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन होता है उसके कैपिटल के साइज़ के आधार पर, कि कितना पैसा इन्वेस्टमेंट उसमें लगा है, कितना कैपिटल से स्टार्ट किया जा रहा है। उसके आधार पर हम किसी को बहुत छोटा, माइक्रो, छोटा, स्मॉल, मीडियम, मध्यम और लार्ज, बड़ा कहते हैं।
तो इसका समय समय पर इसका जो डेफिनेशन का लिमिट है वो चेंज किया जाता है, क्योंकि आज के समय में एक समय 10-20 हज़ार रुपया बहुत ज़्यादा होता था। उसके बाद फिर वो 10-20 हज़ार रिप्लेस हो गया 10 लाख से, आज 10 करोड़ से। आज एक छोटी इंडस्ट्री भी आपको सेटअप करना है, करोड़ों रुपए चाहिए। एक समय जो है आप समझिए कि लाख रुपए में हो जाता था या हज़ारों में हो। तो ये टाइम टू टाइम जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है इसका चेंज किया जाता है। तो ये 2006 में रीडिफाइन किया गया था और अभी फिर से ये इधर 2020 में फिर से रीडिफाइन हुआ। तो ये 2006 के अनुसार पूछा है कि जो है मीडियम एंटरप्राइज़ के लिए क्या लिमिट है। तो ये यहाँ है 5 करोड़ से 10 करोड़ था, ठीक है। मोर देन 5 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़। 10 करोड़ से अबव जो था वो लार्ज एंटरप्राइज था। मीडियम के लिए था 5 करोड़ से 10 करोड़। स्मॉल के लिए था, देखिए ये लिमिट दे दिया है जैसे जैसे है। माइक्रो के लिए है 10 से 2 करोड़, 10 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़ है स्मॉल, 5 करोड़ से 10 करोड़ है मीडियम, और मोर देन 10 करोड़ है लार्ज एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए आप इसको लिख भी सकते हैं। जैसे नीचे बॉक्स में आपको दिया हुआ है, बॉक्स में देख लेंगे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है दिया हुआ है। देखिए नीचे फिर लास्ट में बॉक्स में दिया है जून 1, 2020 में फिर से इसमें मॉडिफिकेशन किया गया था लिमिट सबको, और उसमें लास्ट में जो बॉक्स दिया है वो आपका अभी लेटेस्ट है, ध्यान रखिए। इस 2 बॉक्स है, नेक्स्ट पेज पर जो बॉक्स है इसका, उसमें जो है वो 1 जुलाई 2020 से लागू है, और वो लेटेस्ट जो है आपका डेफिनेशन है, जिसमें कि माइक्रो में जो है कैपिटल जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना है, स्मॉल में 10 करोड़ कर दिया है, मीडियम में 50 करोड़ कर दिया है, ठीक है। मीडियम में 50 करोड़ कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है 2020 का जो लेटेस्ट इसका लिमिट चेंज किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। तो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो हैं अभी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के बाद है महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ जो है इसमें आपका, क्योंकि महाराष्ट्र, आप नीचे बॉक्स में देखिए तमिलनाडु में 750 मिल हैं, महाराष्ट्र में 135, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तमिलनाडु और बाकी राज्य में बहुत ज़्यादा का फ़र्क है, 750 और 150। तो इसलिए इसमें ये अब आंसर जो है यहाँ ये इसमें नन ऑफ अबव हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु, इसमें आपको याद रखना है कॉटन आज के डेट में तमिलनाडु जो है बहुत ज़्यादा मिल्स हैं। उसके बाद पहले महाराष्ट्र में होता था पहले, लेकिन जब से तमिलनाडु में टेक्सटाइल मिल्स बहुत ज़्यादा सेटअप हुई, कोयम्बटूर के आसपास, सलेम के आसपास, तिरुपुर जो है ये सब एरियाज़ में, तो ये बहुत ज़्यादा मिल्स हो गई वहाँ, और आज इंडिया में लीडिंग है तमिलनाडु। हाँ, यस यस यस। तो इसमें आपको याद रखना है कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के केस में तमिलनाडु जो है दैट इज़ हाईएस्ट। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिनेंशियल बैकबोन ऑफ इंडियन पावर सेक्टर। यानी भारत का जो विद्युत उद्योग है, पावर सेक्टर, उसका फाइनेंशियल बैकबोन किसको कहा जाता है। तो देखिए नाम से ही है, पावर फिनेंस कॉरपोरेशन, पीएफसी, पावर
फिनेंस कॉरपोरेशन, पावर सेक्टर को फाइनेंस करने का काम यही करता है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्योंकि बिजली में क्या है, पावर जनरेशन में पहले बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, पैसा उसको कब रिकवर होता है, जब फाइनली प्रोडक्शन के बाद चला जाए कंज्यूमर तक बिजली, फिर जब वो बिजली बिल पे करेगा। पहले तो क्या लंबे लंबे समय के बाद पेमेंट होता था, अभी तो फास्ट कर दिया कि रिचार्ज करिए फटाफट वो करते रहिए, तो फटाफट रिचार्ज होता है, यानी पैसा उसका कंज्यूमर जमा कर। पहले क्या है, सब सोया रहता था, बिजली बिल देंगे देंगे, उठ रहा है, तो तब तक भाई ये सब कैसे पैदा करेगा बिजली, उसको तो पैसा का डेली ज़रूरत है बिजली पैदा करने के लिए। तो ऐसे में पावर सेक्टर को फाइनेंस करता था पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो इसलिए इसको बैकबोन कहते हैं पावर सेक्टर फाइनेंस को। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो पावर इन द टोटल पावर जनरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए पूछ दिया, कहे थे आपको पूछेगा, पावर जनरेशन जो होता है उसमें कितना हम हाइड्रो पावर से जनरेट करते हैं। ये आपको 10% जो है 10%, ये क्योंकि पहले जो है हाइड्रो पावर का काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि पहले जो है बिजली ज़्यादातर ये सब जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट थे, जैसे कि भाखड़ा नांगल, दामोदर, हीराकुंड, ये सब, ये बड़े बड़े जो डैम होते थे उन्हीं से बिजली ज़्यादा पैदा होता था हाइड्रो पावर से, तो तब इसका शेयर ज़्यादा होता था काफ़ी। लेकिन जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी डेवलप होता गया, पहले हम हाइड्रो से थर्मल पर आए, और थर्मल से अब जो है हम और कई सारे सोर्सेज, जैसे डीजल है, वो भी थर्मल ही है लेकिन वो कोल बेस्ड नहीं है, और गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, और आपके सोलर, ये न्यूक्लियर है, फिर अब सोलर है, इन सब सोर्सेज पर आ गए हैं। तो हाइड्रो का या हाइडल का जो है वो परसेंटेज काफ़ी कम हो गया है, तो आज के डेट में ये 10-11% के आसपास आ गया है, जबकि पहले ये मेजर शेयर होता था पावर जनरेशन। नेक्स्ट देखिए, वेयर आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज लोकेटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में पूछ दिया है कि कहाँ पर है कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, तो अभी आपको बताया कोयम्बटूर के आसपास मैक्सिमम उसके टेक्सटाइल मिल्स हैं। तो तमिलनाडु में भी कहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तमिलनाडु, ये कोयम्बटूर के आसपास। नेक्स्ट, what was the maximum amount which has been provided as financial autonomy by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises to the Mini Ratna category? मिनी रत्न कैटेगरी को कितना फिनेंशियल ऑटोनॉमी का लिमिट कितना दिया गया है, तो ये है 500 करोड़, ठीक है। यानी कि आपका जो 500 करोड़ का अपना वो कैपिटल ये कर लिया है, और उसमें वो अपना गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, देखिए समझिए क्या होता है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपने आप से फैसला लेने की शक्ति, अपने आप से काम करने की शक्ति, ऑटोनॉमी का, किसी से पूछना नहीं। और यहाँ फाइनेंशियल वर्ड है, यानी कि पैसे से जुड़ा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट क्या है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मिनी रत्न कैटेगरी 1 इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिनको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, वो कितना लिमिट तक पैसों का अपने से फैसला ले सकते हैं बिना सरकार से पूछे, तो वो है 500 करोड़। 500 करोड़ तक वो कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो
उसमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो है, तो उसमें उसको गवर्नमेंट से परमिशन उसके लिए स्पेशल लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था ना कि बीच में कि जब शुरू में ये किया गया था, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज स्टार्ट किए गए थे, तो पूरी तरह गवर्नमेंट उस पर पकड़ रखती थी, हर फैसला गवर्नमेंट करती थी। लेकिन देखा गया कि इससे जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं, काम तो कर रहे थे लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो भाई पैसा कहाँ से आएगा? अगर घाटे में आप इंडस्ट्री चलेगी तो पैसा वो सरकार का पीना शुरू करेगा। तो घाटे में जा रही थी काफ़ी, तो फिर देखा गया कि नहीं, हमें घाटे में रह के भी चलाना ठीक नहीं है, क्योंकि आप कितना फाइनेंस करते रहिएगा, पैसा कहाँ से इतना लाइएगा। तो इसके लिए किया गया कि नहीं ठीक है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं लेकिन कुछ तो फ़ायदा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ऐसे में ही जो इंडस्ट्रीज़ पॉजिटिव अपना लेके चल रहे थे, उनको ये नया इज़्ज़त का नाम दिया गया था कि कोई मिनी रत्न है तो कोई नवरत्न है, ये दर्जा देके उनको, और उनको दिया गया कि आप अपने से फैसले ले सकते हैं। आपको सरकार के लिए हर चीज़ को, होता क्या था कि सरकार के लिए वो वेट करते रहते थे, डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाता था और उसमें पॉलिटिक्स का दखल बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो भाई जहाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई वहाँ तो काम कोई भी चौपट ही हो जाता है, कोई भी काम। देखिए बीच में आईआईटी को भी सब चौपट कर दिया था, वहाँ भी पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर दिया था। तो एडमिशन में, एग्ज़ाम लेने में तो पता चला था कि आईआईटी सब का भी परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो गया था, रेपुटेशन ख़राब हो रहा था आईआईटी का। तो जहाँ भी पॉलिटिक्स लगी वो तो चौपट हो गया। आईआईटी के उस समय जो एक ये थे आपके बहुत अमिताभ घोष, जो आईटी खड़गपुर के डायरेक्टर थे, या टाटा वगैरह, इन लोगों ने भी, या बड़े बड़े लोगों ने उस समय सरकार से कहा था कि देखिए आप लोग आईआईटी में इंटरफेयर नहीं कीजिए। आईआईटी का जो एक वर्ल्ड में रेपुटेशन बना हुआ है, जो उसका सिस्टम है, जो तरीका है एग्ज़ाम लेने का, जो सब करने का, उसमें आप इंटरफेयर नहीं कीजिए, गड़बड़ा जाएगा। लेकिन सरकार को तो सिर्फ अपना पार्टी को अपना वोट का चिंता होता है, तो वोट बैंक बनाने के लिए रिजर्वेशन, ये सब बहुत सारा चीज़ सरकार की तरह से लागू करने के लिए, या और भी नियम कानून बहुत सारा, वो उसके लिए वो सरकार बहुत दखल देने लगी थी बीच में, और जिसके कारण आईआईटी का बहुत गड़बड़ा गया था सिस्टम। लेकिन फिर से उसको, फिर सरकार जो है उसको होश आया, तो फिर उसने धीरे धीरे बंद किया, तो अभी फिर से ठीक है। तो जहाँ भी, तो यहाँ भी यही था कि इंडस्ट्रीज़ में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा था उस समय, जिसके कारण ये घाटे में जा रहे थे। और तो बाद में इनको पॉलिटिक्स से फ्री कर दिया गया, बोला कि ठीक है आप अपने से सारा फैसला लीजिए, अपने से मैनेजमेंट कीजिए, हम लोग दखल नहीं देंगे, आपको ऑटोनॉमी देते हैं। तो जो जितना अच्छा कर रहा था उसको उतना ही ऑटोनॉमी दे दिया गया। जो मिनी रत्न थे, नवरत्न थे, उनको कहा गया कि आप अच्छा से काम अब तक किए हैं, इसलिए आपको हम अपना फैसला लेने का बहुत ज़्यादा आज़ादी देते हैं। तो उसी में ये था कि मिनी रत्न को 500 करोड़ तक का अगर कहीं काम करना है तो उसके लिए सरकार से विशेष परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये तो मिनी रत्न के लिए था, नवरत्न के लिए और भी ज़्यादा था, शायद 1000 करोड़ या उससे भी ज़्यादा होगा। तो पहले जहाँ थोड़ा थोड़ा कुछ लाख का भी रहता था, तो उसमें भी सरकार का मंत्री से, तो ऑफिसर से, सबसे परमिशन लेना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता था काम। तो वो इसलिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ का मतलब ही हो गया था घाटे की इंडस्ट्रीज़। तो उसको फिर ऑटोनॉमी दिया गया, उसको कॉरपोरेशन नाम दिया गया, और उसको आज़ादी दिया गया अपने हिसाब से। खाली नाम के लिए उसमें था कि हाँ ठीक है, मेजर डिसीजंस जो हैं वो गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट मालिक है आपकी, लेकिन बाकी सारा काम काज आप अपना प्राइवेट की तरह करेंगे, अपने आप करेंगे। तो उसी समय ये कंसेप्ट आया था कि नवरत्न, मिनी रत्न, ये सब नाम दिया गया था सम्मान करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि आपने अच्छा अब तक काम किया है, उसको कैरी करिए उसी तरह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। When was Oil and Natural Gas Commission established? ONGC, Oil and Natural Gas Commission, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये हुआ था 1956 में। ONGC जो है 1956 में ये हुआ था।
ये सेटअप किया गया था देश में तेल की खोज करने के लिए, पेट्रोलियम की खोज और पेट्रोलियम को निकालने के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, और नेचुरल गैस, क्योंकि पेट्रोलियम जहाँ होता है वहाँ नेचुरल गैस भी मिलती है हमें, तो इसीलिए ऑयल और गैस दोनों का खोज करने के लिए देश में अलग अलग जगह और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए स्पेशल ये एक बॉडी सेटअप किया गया था सिर्फ इसी कार्य के लिए, ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए। तो ये 1956 में जो है सेटअप किया गया था। ये पहले इसका नाम था ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। अब इसको 94 में, मैंने बोला जब से इसको ये सब गवर्नमेंट कंपनीज़ को ये नाम दिया गया, चेंज किया गया, तो अब उसको कॉरपोरेशन हो गया। वो कमीशन था मतलब वो पूरी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल में था। कॉरपोरेशन नाम पड़ गया, यानी अब उसको अपनी आज़ादी है कामकाज करने की, तो कॉरपोरेशन नाम। बहुतों ऐसी बॉडी सरकारी कंपनियों का नाम चेंज किया गया था। तो पहले जो कमीशन था या कंपनी था या कमेटी था उसको कॉरपोरेशन किया गया, यानी अब वो प्राइवेट की तरह अपने आप काम कर सकता था। देखिए 19 फिर क्वेश्चन ONGC वाज इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है एक कंपनी के तौर पे शुरुआत करना बिजनेस। तो ONGC का काम कब शुरू हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था, अभी आपको बताया 1956 में। यही क्वेश्चन रिपीट दूसरे तरीके से पूछा गया है कि इनकॉर्पोरेटेड वर्ड यूज़ किया है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कि कब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल टाउन्स इज लोकेटेड ऑन छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू पर ये कौन सा इंडस्ट्री टाउन है इनमें से? भिलाई छोटा नागपुर में है? नहीं, भिलाई MP में है। रांची तो है। आसनसोल बंगाल में चला जाता है, और दुर्गापुर ये भी बंगाल में चला गया। तो इसका आंसर है रांची, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू में है, आप जानते हैं झारखंड में। और ये इंडस्ट्रियल टाउन है। यहाँ आप जानते हैं कि कई सारी इंडस्ट्रीज़ जो है रांची में हैं, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ इन सब को। तो HEC, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, मेकॉन, मेटलर्जिकल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कई सारे वहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, टाटा। तो इंडस्ट्रियल टाउन है छोटा नागपुर का। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इज़। अब ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? तो इंडिया जो है टेक्सटाइल्स या क्लोथ्स, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट है इंडिया का। ठीक है, टेक्सटाइल्स, कपड़े, तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू का जो है ये एक्सपोर्ट जो होता है वो कपड़ों का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टली डिफाइंस द माइक्रो एंटरप्राइजेज। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे ये सब कुछ समय पहले ही, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंटरप्राइज। अब यहाँ माइक्रो का ये 67th का क्वेश्चन है री एग्जाम का। माइक्रो की क्या डेफिनेशन है? ए, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आर नॉट मोर देन 1 करोड़, अभी आपने पढ़ा। एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 15 करोड़, नहीं 5 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट नॉट मोर अभी आपने पीछे ही देखा था कि माइक्रो का कर दिया गया है 1 करोड़ रुपीज़। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही है। इन्वेस्टमेंट लिमिट माइक्रो का है 1 करोड़। फिर देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द माइक्रो फिनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इनमें से कौन माइक्रो फिनेंस का इंस्टीट्यूशन नहीं है? बिहार डेवलपमेंट ट्रस्ट, कम्युनिटी सर्विस ट्रस्ट तमिलनाडु, सेंटर फॉर डेवलपमेंट बिहार,
अटल पेंशन योजना। तो देखिए ये सब जो है डेवलपमेंट ट्रस्ट जितने नाम हैं ये सब फाइनेंस करने के लिए है। अटल पेंशन योजना एक स्कीम है पेंशन का, ये कोई माइक्रो फाइनेंस नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा इसका अटल पेंशन योजना। बाकी इसमें आप बॉक्स में देख लेंगे डेफिनेशन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पढ़ लेंगे इसको डेफिनेशन को। अब देखिए फिस्कल पॉलिसी एंड रेवेन्यू। Which industry employs maximum number of people in India? Which industry employs maximum number of people in India? किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है? तो ये आज से नहीं बहुत सालों से सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री देने वाली है एम्प्लॉयमेंट वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको बहुत पहले पढ़ाए थे हम ज्योग्राफी में, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा लोग हमारे देश में काम करते हैं। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज। सबसे पुराना बड़े स्केल का इंडस्ट्री इंडिया का क्या है? आयरन एंड स्टील, जूट, टेक्सटाइल, पेपर। तो आप जानते हैं कि अंग्रेज़ आए थे तभी से यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रहे थे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पुराना बड़े स्केल का इंडस्ट्री है इंडिया का, ठीक है, अंग्रेज़ों के समय से ही चल रहा है। बाकी तो आज़ादी के आयरन एंड स्टील भी शुरू हुआ था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था अंग्रेज़ों के पहले। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज ज़ीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्टेड इन इंडिया? ये आपका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये यहाँ दे दिया गया है, ये बजटिंग से क्वेश्चन है। यहाँ इसको जो बाद में बताएंगे ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, अभी आप नहीं जानते हैं क्या होता है। हालांकि मैंने जब बजट आपको शुरू में डिस्कस किया था, बताया था, उस समय ये सब चीज़ चर्चा किया था कि बजटिंग के कई तरीके होते हैं। उसमें लेटेस्ट जो है वो है ये पहले बीच में यूज़ हो रहा था कुछ साल पहले तक ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, अब जो है आउटकम बजटिंग यूज़ हो रहा है आजकल के डेट में। आउटकम बजट या परफॉर्मेंस बजट जो है हम यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट। तो उसके बारे में पूछा है, आपको अलग से बता देंगे। अब क्वेश्चन उसी से अगला भी, व्हेन वाज जेंडर बजटिंग इनिशिएटेड इन इंडिया? मैंने इसकी आपको चर्चा की थी कि अभी किया था आपको जेंडर बजटिंग। तो जेंडर बजटिंग का मतलब है कि जब हम बजट में इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि कितना हम मेल्स के लिए कर रहे हैं काम, कितना फीमेल्स के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि फीमेल्स को भुला दिया जाता है, सारा काम हर चीज़ पर ध्यान हम सोचते हैं पुरुषों के बारे में, तो महिलाएं इग्नोर हो जाती हैं, नज़रअंदाज हो जाती हैं। तो इसके लिए ये किया गया कि ताकि महिलाओं को, बच्चियों को हम ये दे सकें कि कितना हम बच्चियों के लिए या महिलाओं के लिए हम कम कर रहे हैं। जैसे अभी बजट में क्या है, कहा जाता है कि शिक्षा पर हम इतना कर रहे हैं, फूड पर इतना कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इतना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हम ध्यान रखते हैं, सोचते हैं कि ज़्यादातर पुरुष लोग ही काम कर रहे हैं या बच्चे, तो बच्चियाँ इग्नोर हो जाती हैं। क्योंकि ये आप जानते हैं हमारा समाज मेल डोमिनेटेड है, यानी मेल, और ये महिलाओं को अनदेखी कर देता है, बच्चियों को अनदेखी कर देता है, लड़कियों को अनदेखी कर देता है। तो इसके लिए शुरू किया गया कि ताकि फीमेल्स पर भी प्रॉपर फोकस किया जाए। तो हर चीज़ में अगर जैसे कहा जाता है कि शिक्षा पर 10,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो आप उसमें बच्चियों के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, फीमेल्स के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अब टॉयलेट्स का, जैसे स्कूल बनते थे तो स्कूल में टॉयलेट्स रहते हैं, बॉयज़ के लिए टॉयलेट रहेगा, गर्ल्स के लिए नहीं रहेगा। स्कूल में फैसिलिटीज़ जो है वो बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स को इग्नोर करते हैं भाई। अब क्योंकि पहले क्या था, पहले बहुत ज़्यादा गर्ल्स नहीं जाती थी, या
जॉब में वर्क बहुत नहीं करती थी, लेकिन अब जो है लगभग इक्वल प्रोपोर्शन में बच्चियां भी स्कूल जाने लगी हैं, और स्कूल हो, कॉलेज हो या जॉब्स में हैं। अभी देखिए अभी मैं पढ़ रहा, अभी एनडीए में भी कर दिया है एग्ज़ाम, लड़कियों का कर दिया है, ठीक है। जो लेटेस्ट अभी गवर्नमेंट का है कि एनडीए में भी अलाउ कर दिया गया है लड़कियों को। तो जो है गर्ल्स हर जगह जा रही हैं, तो उस हिसाब से उनके लिए भी ये काम होना चाहिए। कोई भी चीज़ में पैसा सरकार खर्च करे, उसी को कहते हैं जेंडर। ये स्टार्ट किया गया था 2005-06 में, ठीक है। तो इसका जो है आपका ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 2005-06 में जेंडर बजटिंग स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द कोर इंडस्ट्री इन इंडिया। कोर इंडस्ट्री में क्या क्या इंडिया में गिना जाता है, किस किस को? ए इलेक्ट्रिसिटी, बी कोल, सी पेट्रोलियम, डी ऑयल। कोर इंडस्ट्री में 8 तरह के इंडस्ट्रीज आते हैं। नीचे देखिए बॉक्स में दिया हुआ है 8 इंडस्ट्रीज: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनको कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं। 8 इंडस्ट्रीज हो। देखिए कोर इंडस्ट्री बेसिकली आप समझिए, इंडस्ट्री की शुरुआत अगर हुई सबसे पहले तो वो हुई स्टील इंडस्ट्री से। तो स्टील इंडस्ट्री तो कोर इंडस्ट्री होता है। तो स्टील है, उसके साथ साथ आपका किसी भी देश में डेवलपमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन में यूज़ क्या होता है? सीमेंट, स्टील। तो इसमें रखा गया स्टील, सीमेंट, ये 2 हो गए। उसके बाद बात आती है एग्रीकल्चर की। इकोनॉमी में क्या होता है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर में अगर कहिए कि इंडस्ट्री क्या ज़रूरत होता है सबसे, तो फर्टिलाइज़र, खाद बनाने के सब जगह प्लांट। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को ले लिया गया कोर इंडस्ट्री में कि जो ज़रूरी हैं इकोनॉमी के लिए। उसके बाद फिर आ गए क्या? फ्यूल का ज़रूरत हमें। इंडस्ट्री में क्या होता है? फ्यूल या पावर का ज़रूरत होता है। तो फ्यूल या पावर के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है? कोल को ले लिया गया। फिर कोल के बाद आया पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्शन या क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम प्रोडक्शन के साथ पेट्रोलियम रिफाइनिंग आ गया, क्योंकि पेट्रोलियम को हम साफ़ करते हैं, उसके कई प्रोडक्ट्स। और फिर एनर्जी का नया सोर्स आया है उसके बाद, नेचुरल गैस। गैस या नेचुरल गैस, यहाँ नेचुरल गैस नहीं, गैस खाली कहना चाहिए। जो भी गैस हो, गैस कई तरह का होता है। एलपीजी है, एलएनजी है, सीएनजी है, ठीक है, और भी तरह का गैस है। तो गैस जो कि हम पावर के लिए, फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोर इंडस्ट्री आपको मैंने बताया 8 इंडस्ट्रीज़ टोटल आते हैं। स्टार्ट करिए, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइज़र, ये 3 हो गए बेसिक। एग्रीकल्चर के लिए हो गया फर्टिलाइज़र, इंडस्ट्री के लिए हो गया स्टील, सीमेंट, और फिर पावर। और पावर में क्या क्या आता है? पावर सबसे पहले कोल से था, फिर क्रूड ऑयल से हुआ, गैस से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी छूट गया। इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये तो इकोनॉमी के लिए बेसिक है, हर तरह हर जगह पावर के लिए इलेक्ट्रिसिटी। तो कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ये 8 इंडस्ट्रीज़ को हम कोर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। नेक्स्ट, द कंबाइंड वेटेज ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इन IIP इज। अब ये पूछ रहा है, देखिए जो इंडस्ट्री का जो सर्वे होता है, जो डेटा आता है, तो उसमें ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का होता है। कितना, जैसे इंडस्ट्रीज़ कई होते हैं, कोर इंडस्ट्रीज़ होते हैं और तरह के इंडस्ट्रीज़ होते हैं, तो इनको लिया जाता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोर इंडस्ट्रीज़ इनको कहा जाता है। तो उस सर्वे में इनका कितना % कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, उसी को कहते हैं वेटेज। कितना वेटेज दिया जाता है? तो इसको जो है 40.27%, 40% ऐसे रफली हम लोग कहते हैं, बच्चों को बताते हैं। लेकिन यहाँ देखिए डेटा इस तरह का पूछ दिया है, क्योंकि ये सीनियर लेवल का एग्ज़ाम है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ये 45-50 साल उम्र वाले लोगों के लिए होता है।
तो इसलिए इसमें काफ़ी डिटेल, मतलब 40% तो ऐसे एक बच्चा कह देगा चल जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ दिया है 40.25262728। एग्जैक्ट फिगर याद इसमें रखना है 40.27%। ऐसे रफली हम लोग बताते हैं बच्चों को कि 40% कोर इंडस्ट्री जो है उसका कंट्रीब्यूशन होता है इंडस्ट्री डेटा में 40% का, यानी जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन का डेटा लिया जाता है कितना प्रोडक्शन हुआ, तो टोटल जितनी इंडस्ट्रीज़ है उसमें इसका जो है 40% इसी 8 का डेटा लिया जाता है। यानी जो प्रोडक्शन लेवल हुआ, प्रोडक्शन हुआ, तो उसमें टोटल प्रोडक्शन में 40% प्रोडक्शन इनका काउंट होता है और बाकी 60% में तमाम बाकी इंडस्ट्रीज़ का काउंट होता है। और इस तरह एक टोटल एवरेज प्रोडक्शन उसको हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल आउटपुट इतना हुआ। तो ये कोर इंडस्ट्रीज़ का उसमें वेटेज 40% लिया जाता है। देखिए फिर द बेस ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज हैज़ रिसेंटली बीन चेंज्ड। बताए थे कि बेस ईयर होता है एक स्टैंडर्ड साल को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उससे हम कंपेयर करते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ आगे का। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि बेस ईयर क्या चेंज किया गया है। तो बेस ईयर जो है अभी 11-12 को मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी के लिए 11-12 को बेस ईयर कर दिया गया था। पहले ये 4-5 लिया जाता था, यानी कि 2004-5 का जो प्रोडक्शन लेवल था उसके कंपैरिजन में इंडेक्स बनाया जाता था कि उतना प्रोडक्शन तब था, उसके कंपैरिजन में आज कितना प्रोडक्शन लेवल है और उसको वैल्यू दिया जाता है। जैसे बराबर रहा तो 100% हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। जितना उस साल था उतना ही आज भी है अगर प्रोडक्शन, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 100। अगर 1.5 गुना है उस समय के हिसाब से तो 150 आज हो जाएगा। अगर हाफ हो गया है उस समय के हिसाब से तो 50 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू उसको दिया जाता है। तो वो जो साल से कंपेयर किया जाता है उसको कहा जाता है बेस ईयर। हाँ, 1 मिनट अभिषेक। हेलो, हाँ ठीक है, रख दीजिए। हाँ, तो ये जो है पहले 4-5 से लिया जाता था डेटा बीजेपी गवर्नमेंट के पहले, ठीक है। बीजेपी गवर्नमेंट ने आने के बाद इसको कर दिया है 11-12। तो अब जो है इकोनॉमी के लिए ज़्यादातर चीज़ का जो डेटा के लिए बेस ईयर जो है कंपैरिजन का लिया जाता है वो है 11-12। तो ये आप देख लेंगे, बॉक्स में आपको दिया हुआ है। हाँ, 1 मिनट होल्ड करिएगा अभिषेक।
हाँ ओके ओके नेक्स्ट इज विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ये हमारा बजट से जुड़ा हुआ है। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा फिस्कल पॉलिसी का टूल नहीं है। फिस्कल पॉलिसी मैंने क्या बताया था, फिस्कल वर्ड जहाँ आता है, फिस्कल मतलब है गवर्नमेंट फिनेंस, गवर्नमेंट का पैसा, खर्च, आमदनी जो भी है। तो द इनकम दैट इज़ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, उससे जुड़ा कुछ भी है तो उसको हम फिस्कल कहते हैं। और पूछ रहा है फिस्कल पॉलिसी का टूल, यानी यहाँ हम गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कुछ कंट्रोल करने की बात पूछ रहे हैं कि क्या उसमें नहीं है। तो ए है टैक्सेशन। टैक्सेशन से क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, इनकम होता है, तो ये डेफिनेटली टूल है पैसा कमाने का सरकार का। पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, तो ये तो है ही, ये भी खर्च है, सरकारी पैसे का इस्तेमाल है। इंटरेस्ट रेट, ब्याज का दर, ब्याज का दर में सरकारी पैसे का कोई लेना देना नहीं होता है। ब्याज का दर तो आरबीआई से और बैंकिंग सिस्टम से वो होता है तय। और डी है पब्लिक डेट, यानी सरकारी कर्ज, सरकार जो कर्ज लेती है कहीं से भी उसको पब्लिक डेट कहा जाता है। तो डेफिनेटली है, जब सरकार को खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, कम पड़ते हैं, तो वो उधार लेती है, डेट कहते हैं उसको। तो ये तो हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जुड़े हुए। लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है ये आरबीआई से, रिजर्व बैंक से वो होता है, बैंकिंग सिस्टम को ये करके। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इंटरेस्ट रेट का गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी कोई लेना देना नहीं होता है, ये आरबीआई के पॉलिसी से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिव्यूज़ द मॉनेटरी पॉलिसी इन अ फिनेंशियल ईयर। तो ये तो आपको बताए थे हम कि हर क्वार्टर में होता है, 3 महीने पर फिनेंस आरबीआई जो है वो रिव्यू करता है इकोनॉमी का, तो उसको क्वार्टरली रिव्यू बोलते हैं। Q1 Q2 ऐसे उसको डिनोट करते हैं। तो 4 बार होता है साल में, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, ये आंसर इसका है, नहीं ये गलत दिया हुआ है आंसर यहाँ, 2 मंथ्स पर नहीं, या पता नहीं लेटेस्ट कुछ चेंज हुआ है क्या, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। क्वार्टरली तो होता है रिव्यू मॉनेटरी पॉलिसी, कैसे इसमें दे दिया है जी, 1 मिनट रुकिए, लेट मी चेक। ये अब बाई मंथली के, सही वही हमें लगा गलत कैसे होगा। 6 बार अब कर, पहले 4 रिव्यू होते थे, ठीक है। अभी जो है लेटेस्ट इसमें मॉडिफाई करके 2 साल पहले 6 बार कर दिया गया है। यानी कि अब 6 बार आरबीआई रिव्यू करेगा रेट्स को, यानी इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो हैं उनको साल में, बाई मंथली। पहले क्वार्टरली होता था, तो इसका आंसर यहाँ आपका बाई मंथली होगा, 2-2 महीने पर, यानी साल में 6 बार। पहले 4 महीने, 3 महीने पर होता था, यानी 4 बार होता था, उसको क्वार्टरली बोलते थे। Which one of the following was not included in intended objectives of Union Budget 2017-18? देखिए करंट का क्वेश्चन है, उस साल बजट से पूछा कि इसमें बजट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव इनमें से नहीं रखा गया है, बजट का ऑब्जेक्टिव। ये उस समय 2018 में 64 में पूछा गया था। तो इसमें जो है ट्रांसफॉर्म इंडिया, क्लीन इंडिया, एनर्जाइज इंडिया था, एजुकेट इंडिया जैसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रखा गया था उस साल। तो उसमें नीचे देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है बॉक्स में, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको बुक मैंने दिया है ये बहुत बेहतरीन बुक है, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। इसलिए आप कहें कि सर केबीसी नैनो का पहले था, वो नहीं है उतना क्वालिटी, जितना बढ़िया इसको बनाया है जो है, तो बहुत बढ़िया से इन्फॉर्मेशन और काम का नहीं तो आप बहुत सारा बुक ले लीजिएगा ना बाजार, उसमें अननेसेसरी फालतू इन्फॉर्मेशन भरा रहता है जो कोई काम का नहीं, क्योंकि आप कहीं भी नेट पर सर्च करिए तो बहुत इन्फॉर्मेशन आ जाता है।
तो वो आपको लेकिन यहाँ बहुत अच्छे ढंग से इस बुक में आपको काम का इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से जुड़ा हुआ या जो पूछा जा सकता है या एक्सप्लेनेशन अच्छे ढंग से वो दिया है, बहुत बेहतरीन। तो इस बुक को आप दम मतलब समझिए कि पी जाइए दम सिरप की तरह जो है। तो इसको ये एक्सप्लेनेशन और जो भी इसमें दिया हुआ है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू वगैरह में भी आप कहीं बोल दीजिएगा ये सब ना, तो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। और पीटी मेंस तो है ही, मेंस में लिख दीजिएगा आंसर में, तो वैसे ही नंबर आपको चकाचक दे देगा जो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रायोरिटीज ऑफ इंडिया बजट 2022? फिर पूछ दिया जी। देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे रिपीट हो रहा है, कहाँ से रिपीट हो रहा है। फिर आपका पूछा है ये 67th में कि इनमें से कौन सा बजट का प्रायोरिटीज़ नहीं था। तो देखिए क्वेश्चन आप कहें कि रिपीट कैसे, तो रिपीट 64th में भी पूछा वही बजट का प्रायोरिटीज़ ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ भी पूछा वही ऑब्जेक्टिव्स की जगह प्रायोरिटीज़ वर्ड यूज़ किया है 22-23 का 67th में पूछा था। तो इसमें आपका जो है गति शक्ति था, इंक्लूसिव प्रोडक्टिविटी, डिसइन्वेस्टमेंट को नहीं रखा गया था, इसलिए आंसर डिसइन्वेस्टमेंट होगा। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट नहीं, टारगेट बोलेगा तो देश मार मार के निकाल देगा इस सबको देश से बाहर, कहेगा कि डिसइन्वेस्टमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक तो ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन से लोग घबराए हुए हैं, ठीक है, और कहेगा डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पूरी तरह प्राइवेटाइज कर देना, तो सबका मार मार के पब्लिक का चूमर निकाल देगी। इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट नहीं था बजट में। गति शक्ति था, जिसको एनर्जाइज इंडिया कहा है पीछे, यानी तेज़ी से हमें हर चीज़ को मूव करना है, ट्रांसपोर्टेशन ये सबको। इंक्लूसिव ग्रोथ था, यानी सबको साथ सबका विकास जो कहता है। प्रोडक्टिविटी, प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट, यानी जो मेक इन इंडिया और सारा चीज़ जो है। फाइनेंशियली ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो है इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। नेक्स्ट देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी इज़ अ टेक्निक। डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं घाटे का बजट, यानी आमदनी कम खर्च ज़्यादा। तो सरकार जो है ऐसा कोशिश करती है कि आमदनी नहीं है फिर भी खर्च हम कर दें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पॉलिसी नहीं है, हालांकि किया है पहले सरकारों ने बहुत, और डेवलपमेंट के लिए करना भी पड़ता है, लेकिन उसको डेवलपमेंट की जगह अपने जेब में माल डाल रहा तो सब कांग्रेस का तो सब भ्रष्ट होकर देश को किया ही है बहुत, जो है कांग्रेस उस पर कंट्रोल नहीं कर पाई। अच्छी नीति से चल रही थी कांग्रेस, लेकिन ये सही बात है, थोड़ा भ्रष्टाचार पर कंट्रोल तो करना ही चाहिए था। सब लोग मिलके पैसा खाने में लग गए थे सरकार का, वो गलत था, तो इसलिए ये हाल हुआ, डूब गए हैं सब। तो इसमें से जो है आपका डेफिसिट फिनेंसिंग पॉलिसी इज़ द टेक्निक ऑफ, किस चीज़ का टेक्निक है ये, तो बजट का होता है। तो यहाँ क्या दिया है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल सरकार के खर्च से जुड़ा होता, बोला ना आपको, सरकारी पैसे का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बजट जो हो, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, सरकार का कितना आमदनी है कितना खर्च है, तो फिस्कल पॉलिसी। डेफिसिट टैक्सेशन से टैक्स नहीं, फॉरेन ट्रेड नहीं, बजट में होता है। डेफिसिट फिनेंसिंग बजटिंग में यूज होता है, और बजटिंग का मतलब है सरकारी आमदनी सरकारी खर्च, यानी फिस्कल। बॉक्स में अच्छे से दिया हुआ, पढ़ लीजिए। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज, बहुत बढ़िया सवाल है, कौन कंट्रोल करता है सरकार के खर्च को? रिजर्व बैंक, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, फिनेंस कमीशन। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। वित्त मंत्रालय का काम यही होता है, सरकार का पैसा कहाँ कैसे इस्तेमाल हो रहा है उस पर नज़र रखना। सरकारी पैसे का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है गवर्नमेंट पैसे का, इसी पर नज़र रखती है फिनेंस मिनिस्ट्री। और सरकार का पैसा कैसे किसको कितना देना है ये सब काम करती है। तो ये काम है आपका फिनेंस मिनिस्ट्री का। नेक्स्ट
ये हो गया हाँ, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये भी हो गया। चलिए, बॉक्स में बहुत बेहतरीन है, कोई बॉक्स को छोड़ के नहीं पढ़िएगा। अभी तो हम आपको बस बता देते हैं ब्रीफ में, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे तो बॉक्स का इन्फॉर्मेशन को ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे उसको, बहुत फ़ायदा करेगा। इधर उधर अननेसेसरी जो है खर्चा नहीं कीजिए सस्ते के चक्कर में, और टाइम नहीं वेस्ट कीजिए। जो बता रहे हैं ये बुक आपको दिया गया है, बहुत अच्छी, हर सब्जेक्ट का इसमें है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बीपीएससी का कल्याण हो जाएगा आपका। जो बाकी कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी जितना पढ़ाना था आपको पढ़ा दिया है। थोड़ा थोड़ा जो एडवांस मैंने कहा कराना है वो करा देंगे, लेकिन वो आपका इससे भी हो जाएगा, बॉक्स में भी आप पढ़ेंगे ना टॉपिक वाइज, उससे भी आपका काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन सारा डिस्कस कर दे रहे हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है इसमें वो आपको मिल जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेमेंट इज़ एन आइटम ऑफ। इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो किस चीज़ का आइटम यहाँ कहा जा रहा है। बजट में मैंने आपको बताया था, बजट में किस तरह से तैयार किया जाता है, सारा डिटेल्स मैंने आपको बजट का दिया था, कैसे कैसे उसमें क्या क्या अकाउंट्स कैसे होता है, या उसमें कैसे अलग अलग खर्च को दिखाया जाता है डिपार्टमेंट वाइज, मिनिस्ट्री वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, ये सब जो है टॉपिक वाइज। तो उसी में पूछा है कि इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ आता है, किस हेडिंग के अंदर में आता है, किस तरह का एक्सपेंडिचर कहा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत आता है, ये आपको याद रखना। यानी कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कहाँ से किया जाता है, जो गवर्नमेंट का इनकम होता है पैसा, उससे खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से खर्च किया जाता है। मैंने बताया था दो तरह का खर्च होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, जो आपका, जिससे कोई तरह का जो है, देखिए एक्सपेंडिचर सरकारी पैसे का खर्च को एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो खर्च किस लिए हो रहा है इस हिसाब से उसको बांटा गया है। एक खर्च कहते हैं कि जहाँ उससे हम कुछ नया कोई संपत्ति बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कुछ एसेट जो आगे हमारे काम आए, उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कहीं सड़क बनाने में पैसा खर्च हुआ, उससे क्या हुआ, सड़क बनी तो वो सड़क इस्तेमाल में आएगी। कहीं बिजली का टावर लगा, कहीं स्कूल बना, कहीं हॉस्पिटल बना, इन सब में क्या हो रहा है, खर्च जो हो रहा है उससे कुछ बन रहा है। सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है, सरकारी क्वार्टर बन रहा है, सड़क बन रहा है, बिजली के टावर लग रहे हैं, पावर प्लांट बन रहा है, कोई सरकारी इंडस्ट्री लग रहा है। इन सब में जो पैसा खर्च हो रहा है वो कुछ एसेट क्रिएट कर रहा है सरकार का, कुछ संपत्ति बना रहा है, कहीं सरकारी प्लेग्राउंड बन रहा है, कहीं कॉलेज बन रहा है, ये सब एसेट क्रिएट हो रहा है, उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा तरह का खर्च होता है कि जिसमें कोई फ़ायदा नहीं, खर्च बस खर्च हो रहा है वो, तो उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या आता है, देखिए पेमेंट ऑफ सैलरी, जितना सैलरी, पेंशन, अलाउंस दिया जाता है, वो सरकारी जो पैसा गया सबके खाते में, उससे कुछ मिलना है सरकार को। फिर जो पेमेंट चला गया सैलरी की तरह, उससे क्या मिलना है, कुछ नहीं, वो तो गया। तो उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या क्या आता है, पेमेंट ऑफ सैलरी, अलाउंस, पेंशन, सब्सिडी,
इंटरेस्ट जो ब्याज देना है, तो ब्याज दे दिया, वो क्या पैसा ख़त्म हो गया, उसका कोई यूज नहीं अब आपका आएगा, जिसको ब्याज आपने दे दिया। और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जितना भी सरकारी व्यवस्था का खर्च होता है, सरकारी व्यवस्था, पेट्रोल भराना गाड़ियों में, सबका जो भी है, जो भी खर्च है, तो वो चीज़ सब आता है, उसको कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये जो है इंटरेस्ट पेमेंट, ये आता है रेवेन्यू। दूसरा इसमें वर्ड यूज़ किया है प्लान एक्सपेंडिचर। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेंडिचर होता है उसको एक तो हम बांटते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल, दूसरा तरीका है बांटने का प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इसको इस तरह बांटते हैं, प्लान का मतलब होता है कि जो प्लानिंग, पहले जो वर्ड यूज़ होता था, यानी कि कुछ डेवलपमेंट के लिए, तो जिस भी पैसा से किसी तरह का डेवलपमेंट एक्टिविटी, कोई विकास का कार्य, जो अभी मैंने जैसे आपको कहा सड़क बनाना, कॉलेज बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, बिजली, जो भी कुछ है, वो सब आता है प्लान में, यानी उससे कुछ क्रिएशन, कुछ बन रहा है, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। और दूसरा तरफ खर्च हुआ जिससे कोई फ़ायदा नहीं होना आगे का, जैसे सैलरी, पेंशन, जो अभी आपको बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको कहते हैं तो नॉन प्लान, कि जो देना ही देना है, वो पैसा बह गया, समझ लीजिए, आया गया, तो सैलरी आपको देना है, पेंशन हर महीने देना है, हर महीने आपको अलाउंस तरह तरह का देना है, हर महीने आपको ब्याज देना है तरह तरह का, या और भी खर्च। तो एक तरीका था बांटने का, प्लान पहले जो होता था कि प्लान, क्योंकि प्लानिंग पहले होता था, तो प्लानिंग के हिसाब से खर्च होता था, हाँ भाई सड़कों के विकास के लिए इतना खर्च किया जाएगा, उद्योगों, इंडस्ट्रीज़ के विकास के लिए इतना खर्च किया जाएगा, शिक्षा के विकास के लिए इतना खर्च किया जाएगा, तो ये सब प्लानिंग में शामिल होता था, इसलिए उसको प्लान एक्सपेंडिचर कहते थे। और जो बिना प्लानिंग के बंधा हुआ है कि देना ही देना है, सैलरी है, आप जितना लोग को नौकरी रखे हुए हैं देना ही देना है, जितना बूढ़े हैं उनको पेंशन देना ही देना है, जितने एम्प्लॉई हैं उनको हेल्थ अलाउंस देना है, ट्रैवल अलाउंस देना है, महंगाई भत्ता देना है, और तरह का अलाउंस देना है। फिर साथ ही साथ जो खर्च है, जितना जो सरकारी ऑफिस जितना है, वहाँ बिजली का खर्च हो रहा है, उसका खर्च जो है, गाड़ी में पेट्रोल खर्च हो रहा है, एसी चल रहा है, सब चीज़, तो हर चीज़ का व्यवस्था का खर्च जो है वो बंधा हुआ है, वो होना ही होना है, सरकार चलना है तो होना ही है, उसमें कोई, तो उसको कहते थे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो पहले बांटा जाता था नॉन प्लान, प्लान या एक और तरीका रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते थे। तो यहाँ यही आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट पेमेंट वो किसका आइटम है, आइटम का मतलब किसके अंदर आता है, तो यहाँ है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑप्शन। नेक्स्ट है, एज पर यूनियन बजट 2021, 2021 के बजट में, सरकार, भारत सरकार के बजट में, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू बी, ये फिस्कल डेफिसिट वर्ड होगा, छूट गया है टाइपिंग में, लिख लीजिए वहाँ डेफिसिट, फिस्कल नहीं, खाली फिस्कल डेफिसिट, यानी जीडीपी का कितना परसेंटेज फिस्कल डेफिसिट यानी घाटा रहेगा, सरकारी घाटा रहेगा। तो ये था आपका 6.8%, फिस्कल डेफिसिट उस साल का था 6.8% ऑफ जीडीपी। आपको बोला ये फिस्कल डेफिसिट हमेशा पूछता है बजट से, करंट से, तो वो आपको याद रखना है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विथ रेफरेंस टू फिनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसिडर। फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा है। नंबर 1 है, फाइनेंस कमीशन इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। फाइनेंस कमीशन को कानून के द्वारा बनाया गया है, नहीं, फाइनेंस कमीशन कानून नहीं बल्कि संविधान के द्वारा बनाया गया, आर्टिकल 280 में फिनेंस कमीशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको कहा जाता है, स्टैट्यूटरी नहीं। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो स्टैट्यूट से बनाया गया है। स्टैट्यूट कहते हैं किसी कानून, लॉ, एक्ट। तो अगर कोई पार्लियामेंट या कोई विधानसभा वगैरह कोई एक्ट पास करके किसी को बनाता है, कोई बॉडी को, तो उसको स्टैट्यूटरी कहते हैं। और अगर कोई संविधान में किसी का मेंशन संविधान से है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, स्टैट्यूटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। सेकंड है, फिनेंस कमीशन इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 280 ऑफ, ये सही है। द थर्ड है, द रिकमेंडेशन मेड बाय फिनेंस कमीशन आर ओनली
कंसल्टेटिव, यानी कि वो फिनेंस कमीशन जो कहता है वो बाध्यकारी नहीं होता है, वो सरकार पर होता है उसको माने या नहीं, तो ये सही है। द फर्स्ट फिनेंस कमीशन वॉज सेटअप इन 1950। तो इसमें जो है आपका 2 और 3 सही है, 50 में नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ था। तो ये जो है 51 में हुआ था, हाँ 51 में हुआ था। केसी नियोगी पहले फिनेंस कमीशन के हेड थे। तो 2 और 3 सही है कि आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन में है, और इसके जो सुझाव होते हैं, जो ये रिपोर्ट देती है, उसको सरकार पर वो मर्जी पर होता है कि वो माने या नहीं माने, ठीक है। ये नहीं है कि कंपलसरी है कि मानना ही है। तो फिनेंस कमीशन के बारे में आपको पढ़ाया गया था पॉलिटी में। आर्टिकल 280 में कहा गया है कि एवरी 5 years द प्रेसिडेंट विल कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन, जो कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में फिनेंस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो इसका उसको जांच करके रिपोर्ट अपना सबमिट करती है कि कितना जो टोटल इनकम है या टैक्सेस हैं, ये सब हैं, वो सरकार कैसे कैसे बंटने हैं केंद्र और राज्यों के बीच में। अभी आपको इसमें बताया था लेटेस्ट 15th फिनेंस कमीशन का रिपोर्ट आया था, जिसके चेयरमैन थे NK सिंह। तो इससे सवाल भी आगे मिलेगा, आपको पूछा गया था कई सारे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2016-17? ये बजट से क्वेश्चन है कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या रखा गया है। तो 3.5% ऑफ GDP, ये सही है उस साल का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो मैंने बताया फिस्कल डेफिसिट क्या है, घाटा सरकार का, इनकम एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है। तो एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स, तो यहाँ क्या है कि अलग अलग दिया हुआ है, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सम ऑफ बजट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट्स मार्केट बोरोइंग्स। हाँ ये सही है। डी है कि एक तो देखिए ऊपर जो दिया है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, उसको तो बजट डेफिसिट कहते हैं, यानी बजट में उतना घाटा है, और सरकार ने जो उधार वगैरह पहले से ले रखा है वो भी तो आपका घाटा होता है, तो उसको भी इसमें जोड़ा जाता है, तब वो फिस्कल डेफिसिट। अब यहाँ कई तरह के डेफिसिट होते हैं, डेफिसिट घाटे कई तरह के डिफाइन किए गए हैं। देखिए नीचे आपको दिया हुआ है, मैंने अभी कहा जैसे बजट डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, जो ए ऑप्शन अभी मैंने आपको समझाया उसको बजट डेफिसिट कहते हैं। तो एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, अब वो रेवेन्यू अकाउंट पर खाली होता है, तो उसमें रेवेन्यू में कितना एक्सपेंडिचर हुआ और रेवेन्यू से कितना इनकम हुआ रिसीट, उसको डिफाइन करते हो वो रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट हो गया यही बजट डेफिसिट प्लस जो सरकार का कर्जा है। अब बजट डेफिसिट क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, तो वो आप कई तरह से लिख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। और एक कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट में हो जाता है कि फिस्कल डेफिसिट और माइनस इंटरेस्ट पे, जितना हमने ब्याज का पैसा चुकाया वो भी तो पैसा था सरकार का, तो उसको हम प्राइमरी डेफिसिट। ये कई तरह के डेफिसिट हैं जो आपसे वो लेकिन जनरली इसमें आपका ध्यान रखिए कि फिस्कल ही डेफिसिट पर आता है। फिस्कल डेफिसिट आपको याद रखना है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। नेक्स्ट है, इफ़ इंटरेस्ट पेमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट द रिमाइंडर विल, अभी ऊपर ही दे दिया, इंटरेस्ट पेमेंट अगर घटा देते हैं उसमें से तो उसको कहते हैं प्राइमरी या प्राइमरी डेफिसिट, लेकिन यहाँ तो दिया नहीं है ऑप्शन में प्राइमरी, तो ये नन ऑफ अबव हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ही आपको दिया हुआ है बॉक्स में कि जब इंटरेस्ट पेमेंट जो ब्याज के रूप में पैसा चुकाया गया उसको घाटे में से हटा देते हैं तो वो कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, तो वो यहाँ प्राइमरी डेफिसिट। 20th क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू विच ऑफ फॉलोइंग। फिस्कल, फिर देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो यहाँ अलग ढंग से उसको लिखा है, तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स नहीं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, फिस्कल डेफिसिट नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, सही बात है।
चलिए ये थोड़ा सा अलग ढंग से पूछ दिया है, ऐसे आपको नहीं पूछेगा जनरली। टेक्निकल ये क्वेश्चन है थोड़ा, इसको छोड़ दीजिए, इन डेप्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन इज़ प्लानिंग कमीशन क्या है, था पहले का क्वेश्चन है, अब नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी ये पूछ दिया जाता है कि प्लानिंग कमीशन क्या था। क्या कोई मिनिस्ट्री मंत्रालय था? नहीं। क्या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था? नहीं। ये था कंसल्टेंसी सोसाइटी। ये सलाह मशविरा देने के लिए एक सरकार को सोसाइटी बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन जो था वो क्या था कि प्लानिंग करता था, प्लान बनाता था, 5 ईयर प्लान्स बनाता था कि ऐसे ऐसे डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक रहेगा करना, और वो सरकार के सामने अपना प्लान दे देता था। सरकार उसको फिर एनडीसी जो होती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मीटिंग होती थी और उस पर डिस्कस करके उसको अप्रूव करती थी, पास करती थी कि हाँ ऐसा ही करना ठीक रहेगा या नहीं। तो जो सरकार एनडीसी को ठीक लगता था उसको एक्सेप्ट कर ले, नहीं ठीक लगता था रिजेक्ट कर देता था, तो वो फिर फाइनली लागू हो जाता था प्लान की तरह। तो ये सुझाव देने के लिए बनाया गया था प्लानिंग कमीशन। तो इसलिए इसमें ये होगा, ये ना कोई मंत्रालय था, ना कोई सरकार का डिपार्टमेंट था, बल्कि एक कंसल्टेंसी और कॉरपोरेशन भी नहीं था। कॉरपोरेशन तो होता है कि कानूनी रूप से, ये कानूनी रूप से नहीं बनाया गया था, ये सिर्फ ये सरकार के जो है मतलब रिजोल्यूशन पर बनाया गया था कि हाँ ऐसा हमें बनाना चाहिए, तो उसको बना दिया गया था। इसका कोई ना, इसके लिए कोई कानून था बना हुआ, ना कोई संविधान में था, ऐसा कुछ नहीं था। नीति आयोग was established in 2015 in place of planning commission which was dissolved in, तो नेचुरल 2014 में ख़त्म किया गया था इसको, और 15 में नीति आयोग आया था। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ प्लानिंग कमीशन, फिर देखिए वही पूछा है कि नेचर कैसा है, प्लानिंग कमीशन किस तरह का संस्था था। तो क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था? नहीं। कंसल्टेंसी सोसाइटी? हाँ। ऑटोनॉमस? नहीं। मिनिस्ट्री? नहीं। बी हो गया। देखिए रिपीट क्वेश्चन आया है। फिर देखिए नीति आयोग अटैच्ड ऑटोनॉमस बॉडी टू एक्टिवली लुक इनटू द प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज, इसको DMEO कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर एग्ज़ाम में पूछा है, क्योंकि वो सीनियर लेवल का एग्ज़ाम है, यानी जो 10 साल से ज़्यादा सर्विस कर चुके हैं गवर्नमेंट में, उनके लिए ये एग्ज़ाम होता है। नहीं पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मतलब आपके लेवल का होगा उसको पढ़ लेना है। जो आपको हाई लेवल का हम बता दे रहे हैं कि हाँ इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, उसको छोड़ दीजिए, अपने आप आपको क्वेश्चन से लग जाए। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर में अगर देखिए क्वेश्चन तो हर तरह के पूछे जाते हैं ना, कोई भी एग्ज़ाम में, तो ये सीनियर लेवल का एग्ज़ाम है। बोले कि जो 10-15 साल जॉब कर चुके हैं गवर्नमेंट में, उनके लिए ये लिया जाता है, सीनियर पोस्ट पर होता है ये, तो उसके लिए एग्ज़ाम लिया, तो नेचुरल है उनसे गवर्नमेंट का काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज एक्सपेक्टेड होता है। आप लोग तो अभी एंट्री कर रहे होते हैं, तो इसलिए आप लोग से इतना इन डेप्थ में नहीं पूछेगा ये। तो जो काम का क्वेश्चन उसको पढ़ लीजिए, जो ज़्यादा डेप्थ में उसको छोड़ देना है। ऐसे पढ़ लीजिएगा तो कोई ये नहीं फ़ायदे करेगा, कौन सा याद करने, बहुत क्वेश्चन तो है नहीं। जहाँ 1-2 क्वेश्चन है उसको याद कर लीजिएगा तो बेहतर ही होगा। रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया इम्प्लाइज, फिर देखिए रेवेन्यू डेफिसिट पे देखिए कितना सवाल तब से आ गया, और भी मिलेगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट देखिए अभी आगे लगातार सब रेवेन्यू डेफिसिट से क्वेश्चन है, तो ये समझ लीजिए कि डेफिसिट और बजट डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट ये सब से सवाल आता है। 66 में आया, देखिए रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया इम्प्लाइज द गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस विच विल क्रिएट कैपिटल एसेट। नहीं। द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट विच डू नॉट क्रिएट, हाँ ये सही है, बी। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हुआ रेवेन्यू अकाउंट में घाटा, डेफिसिट बताया घाटा, रेवेन्यू यानी कि जो रेवेन्यू अकाउंट है, यानी जिस पैसे में सरकार का इनकम होता है और उसी पैसे से जो खर्च किया जाता है। तो कह रहा है रेवेन्यू डेफिसिट यानी रेवेन्यू में। अब रेवेन्यू में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको बताए हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस एक्सपेंडिचर को कहते हैं जो फालतू का खर्चा है, जिससे कुछ बनना वरना नहीं है, जो दे दिया पैसा तो दे दिया, डूब गया पैसा जो चला गया था।
तो यहाँ यही कह रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब वर्ड्स में लिखा है कि द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस एक्सपेंसेस विच डू नॉट क्रिएट कैपिटल एसेट। यानी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है ऐसे खर्च करने के लिए जिससे कुछ संपत्ति नहीं बन रहा है। तो सही बात है, जैसे सैलरी देना है एम्प्लॉयज़ को, उससे कोई संपत्ति बन रहा है सरकार का, वो तो सबके जेब में जा रहा है। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का संपत्ति बन रहा है वो अलग बात है, सरकार का कोई संपत्ति नहीं बन रहा है पैसा दे के। तो ऐसे खर्च करने के लिए सरकार के पास जब पैसा कम पड़ जाता है, यानी कि जब सैलरी वगैरह देने के लिए भी पैसा नहीं रहता है, या कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं रहता है, ब्याज देने के लिए पैसा नहीं रहता है, पेंशन ये सब देने के लिए पैसा नहीं रहता है, तो उसके लिए जब सरकार को कर्ज लेना पड़ता है तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टर्स एजेंसीज कैन परचेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको इनमें से कौन खरीद सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो खरीदता ही है, इंडिविजुअल्स, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सब कोई खरीद सकता है। गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज़ कोई भी खरीद सकता है, तो इसमें ऑल हो जाएंगे, यानी 1, 2 एंड 3 तीनों हो जाएंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक तरह से गवर्नमेंट के कुछ शेयर टाइप के समझ लीजिए होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का शेयर है, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। उसको शॉर्ट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी कम मिलेगा, आपको पेपर में लिखा रहेगा जी सेक, शॉर्ट में कैपिटल जी डैश सेक, ACC, जी सेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे प्राइवेट कंपनी के शेयर होते हैं वैसे गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ होते हैं, कहे जाते हैं। तो इनको कोई भी खरीद कर सकता है, आप भी चाहें तो शेयर मार्केट में खरीद सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है कि ये एश्योर्ड होते हैं कि डूबेगा नहीं पैसा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा जैसे प्राइवेट में होता है कि आज 2 का 4 हो गया, वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में उतना नहीं बढ़ता है। लेकिन हाँ, इसमें एश्योर्ड होता है कि पैसा आपका डूबेगा भी नहीं, आप लगा के छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 20 साल लगा के छोड़ दीजिए, पैसा आपका डेफिनेटली बढ़ेगा ही 20 साल तक, कम नहीं होगा। प्राइवेट कंपनीज़ में आपका आंख मूंद नहीं सकते, पता चला पैसा डूब गया, वो हो सकता है। हाँ, बढ़ता भी बहुत है तो डूबता भी बहुत है। तो जिसको ज़्यादा उतार चढ़ाव में खेलना है तो वो प्राइवेट में खेलता है, जिसको चाहता है कि नहीं भाई हम पैसा लगा के शांति से निश्चिंत हो जाएं कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील करता है। तो यहाँ है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कौन कौन खरीद सकता है, तो रिजर्व बैंक तो खरीदता ही है, बैंकों से लेता है। इंडिविजुअल्स भी खरीद सकते हैं, हमारे आपकी तरह आम आदमी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी बैंक है ये सब है, वो सब तो खरीदते ही हैं। तो कोई भी खरीद सकता है, इसलिए नीचे दिया हुआ भी है आपको, कोई भी, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी खरीद, कोई भी ओपन है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट शेयर सबके लिए ओपन होता है, जो चाहे खरीद सकता है, कोई रोक नहीं होता। नेक्स्ट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच यूनियन बजट। अब रेवेन्यू डेफिसिट से नया टर्म लाया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, कि वास्तविक में कितना घाटा हो रहा है। तो ये लाया गया था आपको 11-12 में, जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। उसके अंदर जो है ये FRBM एक्ट के तहत जो है पास हुआ था 2003 में, तो उसमें उसके तहत लाया गया था। इसमें जो घाटा था सरकार का, तो कहा गया कि देखिए घाटा कैसे हो रहा है। घाटा, अब हम जो ग्रांट दे रहे हैं तरह तरह का अपने सरकारी संस्थाओं को, जैसे कोई माइनॉरिटी संस्था है, माइनॉरिटी के लिए काम करती है, कोई वेलफेयर संस्था है, पिछड़े जातियों या गरीबों आदिवासियों के लिए काम करती है, या एजुकेशन के लिए हम कहीं ग्रांट मदद दे रहे हैं, तो वो पैसा भी तो हम विकास के लिए ही दे रहे हैं ना। तो वो हम घाटा क्यों माने उसको? पहले उसको घाटा मान लिया जाता था कि जो पैसा आपने दे दिया वो घाटा है सरकार का। तो अरे भाई, आप किसी को कोई मदद कर रहे हैं, कहीं कोई बाढ़ आ गया उसके लिए आपने ग्रांट दे दिया रिलीफ के लिए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई डेवलपमेंट के लिए आपने ग्रांट दे दिया, मदद के तौर पर पैसा दे दिया,
तो वो पैसा डूबा थोड़े, बल्कि वो भी तो एक तरह से विकास के लिए इस्तेमाल हुआ, देश के भलाई के लिए इस्तेमाल हुआ, तो उसको हम घाटा क्यों माने। तो इसके लिए एक नया टर्म लाया गया, इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में जो रेवेन्यू डेफिसिट था उसमें से ऐसे ग्रांट्स के तौर पर जो पैसे दिए गए थे उसको घटा दिया गया कि नहीं इतना घाटा नहीं है। मान लीजिए दिखा रहा है कि 1000 करोड़ का घाटा है, लेकिन उसमें 100 करोड़ जो है वो मान लीजिए ग्रांट के तौर पर दिया था, तो बोला नहीं हमारा घाटा 1000 नहीं बल्कि 900 करोड़ है। 100 करोड़ तो हमने दान स्वरूप मदद के लिए दिया, तो वो भी पैसा देश के लिए यूज हुआ। तो ये टर्म लाया गया था बेसिकली 11-12 में। फिर देखिए दोबारा से वही सवाल, ये रिपीट कर दिया है, लगता है ये रिपीट हो गया है सवाल। देखिए फिर है, वोट ऑन अकाउंट इज मेंट फॉर। तो आपको बताया था मैंने वोट ऑन अकाउंट के बारे में, याद है वोट ऑन अकाउंट? हाँ बताया था आपको, जिसको इंतरिम बजट कहते हैं। अंतरिम बजट यानी कि जब बजट चुनाव होने वाला रहता है, सरकार ख़त्म होने वाली रहती है या सरकार नई नई बनी रहती है और रेगुलर बजट का टाइम नहीं रहता है, तो ऐसे समय में लिमिटेड पीरियड के लिए जब तक कि बजट पास हो जाएगा या सरकार ख़त्म हो रही है कुछ ही समय में, तो पूरा साल के लिए नहीं बल्कि जब तक नया सरकार आएगा उससे पहले लिमिटेड समय अपना खर्च बार चलाने के लिए बजट पेश करती है। उसको अंतरिम बजट कॉमन भाषा में, और वैसे उसका टेक्निकल नाम है संविधान में वोट ऑन अकाउंट। तो वो पास करती है कितना इतना पैसा हमको खर्च के लिए ज़रूरत है तो उसको सैंक्शन किया जाए। तो इस लिमिटेड बजट को वोट ऑन अकाउंट कहा गया है संविधान में, और कॉमनली इसको कहा जाता है अंतरिम बजट। तो यही है वोट ऑन अकाउंट। आपको बताए थे क्योंकि ये सरकार भी जब इस बार चुनाव हो रहा था तो उससे पहले इसका ख़त्म हो रहा था, तो फरवरी में इसने यही पास किया था अंतरिम बजट, और फिर अभी आया जब चुनाव जीत के तो फिर जुलाई में इसने रेगुलर बजट पास किया था। तो इंतरिम बजट लिखा तो उसी को ये देखिए कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। तो देखिए क्या है, वोट ऑन अकाउंट इज़ मेंट फॉर, तो इसका ऑप्शन वोट रिपोर्ट ऑफ सीओज नहीं, टू मीट एंड फॉर नहीं, अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट, यानी जब तक बजट रेगुलर पास नहीं होता है तब तक के लिए कुछ पैसा खर्च करने के लिए पैसा निकालने की ज़रूरत होती है सरकार के खजाने से, उसके लिए ये पास किया जाता है पार्लियामेंट में, उसको कहते हैं जो है वोट ऑन अकाउंट। बॉक्स में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। इन विच सेक्टर हैज़ द मैक्सिमम टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया बीन डन इन लास्ट ईयर्स। अब ये तो सवाल है बहुत पहले का, करंट से है। 95 में पूछा गया था कि हाल के सालों में किस सेक्टर पर सरकार सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है। तो उस समय तो विकास कार्यों में ही खर्च हो रहे थे, तो डेवलपमेंट होगा डेफिनेटली वहाँ पर। अभी का पूछेगा तो अलग हो जाएगा, अभी भी जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर काफ़ी हो रहा है। एड हॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम ऑफ मीटिंग बजट डिफिसिट इन इंडिया वाज एबॉलिश्ड ऑन। एड हॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम कब ख़त्म किया गया था? तो ये 31 मार्च 97 में ख़त्म किया था एड हॉक सिस्टम। तो इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, अब नहीं पूछा जाए, ख़त्म हो गया और बहुत कोई वैसा नहीं था कि उसको जानना ही है। कंसिडर द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। सरकार के जो टैक्स के रेवेन्यू होते हैं, सोर्सेज हैं उसके, यानी किस किस टैक्स से सरकार को पैसा आता है उसके बारे में है। ये नंबर 1 कॉरपोरेशन टैक्स, नंबर 2 इनकम टैक्स, नंबर 3 कस्टम्स और नंबर 4 एक्साइज। पूछा इसमें करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी ऑर्डर में किससे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा तो देखिए होता है किससे, सबसे ज़्यादा होता है कॉरपोरेशन टैक्स, कंपनियों से जो टैक्स लिया जाता है। उसके बाद जो होता है आपका इनकम टैक्स से, फिर कस्टम, फिर एक्साइज।
सॉरी, फिर एक्साइज, फिर कस्टम। एक्साइज से ज़्यादा आता है क्योंकि शराब और आपको बहुत ज़्यादा टैक्स लेती है सरकार। तो 1 2 4 3 दैट इज़ ए ऑप्शन। ठीक है, नीचे बॉक्स में आपको लेटेस्ट डेटा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम कंट्रीज जीएसटी इज़ ऑल्सो नोन एज, कुछ देशों में जीएसटी को तो वैल्यू एडेड टैक्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ भी आया था तो शुरू में वैल्यू एडेड टैक्स ही था, लेकिन बाद में उसका नाम चेंज करके नया रूप दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसको कहा गया। पहले तो वैट ही यहाँ भी आया था और आज भी बहुत से देशों में वैट के ही नाम से ये चल रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। यहीं तक रखते हैं आज अभिषेक, इसको पढ़ लीजिएगा सब, इन बॉक्स में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, उसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज ठीक से कर लीजिएगा। वीडियो इसका अवेलेबल अब